स्वागत है आपका भाग 2 में। तो आज हम देखेंगे 2000 से लेकर 2022 तक के बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। 2000 से लेकर 2011 तक का वित्तीय वर्ष। जैसा कि आपने देखा 1991 के बजट में सॉफ्टवेयर से होने वाली आय को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया गया था। फिर 1995 में इस कर में और छूट बढ़ा दी गई, जिसने कि भारत के सॉफ्टवेयर विकास में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम किया था। लेकिन 2000 से लेकर 2011 की अवधि में इस प्रोत्साहन को खत्म कर दिया गया। 2001 से 2002 में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण भी पेश किया गया, जो कि संबंधित उपभोगों के बीच लेन देन में पारदर्शिता के लिए जरूरी थी। 2010 से 2011 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8.6% की दर से बढ़ा। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से लचीलापन भी दिखा। वित्तीय वर्ष 2010 से 2011 के बजट में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जैविक उर्वरकों और टिकाऊ खेती के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। निर्यात में 29.4% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में अप्रैल से जनवरी 2010 से 2011 के दौरान 17.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अब बात करते हैं 2012 के बजट की। इस बजट को गरीबों का बजट कहा गया, जबकि विकास कार्यक्रमों पर खर्च के लिए उधार को न बढ़ाकर गोपनीय तरीके से बाजार में यह खेल खेला गया। सरकार ने आसान क्रेडिट तक पहुंचने के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की घोषणा को बदलने की कोशिश की। 2012 से 2013 में कृषि ऋण का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। दूसरा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमों 2003 में संशोधन हुआ। हालांकि बजट निजी डीजल कारों में रियायती डीजल के उपयोग को रोकने में विफल रहा। 2013 का बजट यानी कि यूपीए सरकार का आखिरी बजट वित्त मंत्री का मुख्य मंत्र समावेश और टिकाऊ विकास था, लेकिन देश में परिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास के लिहाज से बजट में इसका आवंटन कम था। संशोधित अनुमान के अनुसार कृषि बजट में 22% की वृद्धि की गई, लेकिन किसान का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। बजट में विशेष रूप से महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने 16 दिसंबर 2012 के बलात्कार और हत्या शिकायत युवती की याद में 1000 करोड़ रुपए के निर्भय फंड की घोषणा की। युवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जबकि गरीबों के लिए देश भर में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू करने का वादा किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किया गया और खाद्य सब्सिडी पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास के लिए बजट में 40% की वृद्धि की गई। बजट 2014 एनडीए शासन यानी कि मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में कृषि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दूर करने और कृषि संकट को हल करने के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई घोषणा की गई, लेकिन वे भी चिकित्सा, शिक्षा और संस्थानों के निर्माण पर केंद्रित थी। जेटली ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौर परियोजनाओं पर जोर दिया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकेंद्रित मिनी और माइनर ग्रिड सौर परियोजनाओं की उपेक्षा की गई। सरकार ने गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे का प्रस्ताव रखा और मिशन के लिए 2037 करोड़ रुपए का आवंटन किया। बजट 2015 यानी कि एनडीए सरकार का दूसरा बजट पहले पूर्ण बजट के जैसे ही सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के भविष्य के बारे में सवालों के जवाब नहीं मिले। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र बजट 2015-16 ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश को प्राथमिकता देने में विफल रहा था। यह 2020 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद के सरकार के इरादे का उल्टा था। इस बजट की एकमात्र बड़ी बात यह थी 100 रुपए प्रति टन से 200 रुपए प्रति टन कोयले पर सेस यानी उपकार की वृद्धि रही थी। ग्रामीण विकास के लिए बजट में आवंटन में कटौती की गई। बजट में न केवल सूखाग्रस्त मराठवाड़ा की अनदेखी की गई, बल्कि सिंचाई के लिए सार्वजनिक निजी भागीदार का भी प्रस्ताव किया गया, जो कि विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे निजी क्षेत्र पानी पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। बजट 2016 भारत में स्वच्छता की स्थिति को देखते हुए केंद्र ने 2016-17 के बजट में ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान के मद में 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जो कि 3,625 करोड़ रुपए पिछले वर्ष था। ग्रामीण स्वच्छता के अलावा सिंचाई को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि सरकार ने तत्वर्ती सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 90 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। जेटली ने स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। वित्त मंत्री के बड़े वादों में एक यह भी था कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाएगा। यह लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी लग रहा था, क्योंकि लगातार 2 साल तक सूखा झेलने के बाद 9 करोड़ किसान परिवारों की वार्षिक आय प्रभावित हुई थी। बजट 2017 यह बजट नोटबंदी के कुछ महीनों बाद
बाद आया था। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। इसे काले धन पर लगाम लगाने वाला कदम कहा गया, लेकिन समय के साथ यह साबित हो गया कि नोटबंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही क्षति पहुंचाई है, बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार बनाया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह थी कि इस बजट में डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दिया गया। बजट 2018, यह बजट किसानों और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहा। आयुष्मान भारत योजना को सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने का भरोसा भी दिया गया। लेकिन देश में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन बता रहे थे कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा था। बजट 2019 अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट पूरी तरह चुनावी बजट रहा। इस बजट में किसानों और मजदूरों के लिए कई घोषणाएं की गई। हालांकि विपक्ष का आरोप था कि चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया जाए, लेकिन एनडीए सरकार ने पूर्ण बजट पेश कर इस परंपरा को तोड़ा था। 2020 का बजट 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। 2020 का बजट 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित था: शिक्षा, बेहतर नौकरी और आर्थिक विकास और बेहतर समाज। महत्वाकांक्षी भारत यानी कि एस्पिरेशनल इंडिया, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के रहन सहन का स्तर बेहतर होगा। इसमें नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। बेहतर रोजगार की स्थापना भी बजट के लक्ष्य में शामिल थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। स्वास्थ्य बजट के लिए 59,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने डिजिटल रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसने भारत को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले साल के जैसे इस बार भी बजट के कागजातों के लिए पारंपरिक बही खाता इस्तेमाल किया गया, यानी कि पिछले साल के जैसे इस बार भी बजट को एक लाल कपड़े में लपेट पीले रंग की डोरी से बांधकर लाया गया। बजट 2021 पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। राजकोष और स्वास्थ्य मद पर खर्च 137% बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस बजट पर कोरोना का बहुत प्रभाव पड़ा। 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए आवंटित किए गए और देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध थी। 2 वैक्सीन जल्दी आने का आश्वासन दिया गया। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान, जो कि अनुमानित 3.5% से कहीं अधिक रहा, और अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान, यानी कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार 2025-2026 तक राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक कर प्रस्ताव दिया गया। 75 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR भरना अनिवार्य नहीं होगा। बैंक TDS के थ्रू उनका कर काटेगा। आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिए समय सीमा आधा कर 3 साल किया गया। गंभीर धोखाधड़ी मामलों में यह 10 साल है। आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई, जो कि 2014 में 3.31 करोड़ थी। सोना चांदी डोर बार, यानी कि सोना चांदी की मिश्रित धातु पर कृषि बुनियादी ढांचा उपकार 2.5% सेब पर 35% लगाया गया। बजट में काबुली चने पर 30%, मटर पर 10%, बंगाली चना पर 50%, मसूर पर 20%, कपास पर 5% कृषि बुनियादी ढांचा कर लगाया गया। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर उपकार लगाया गया। सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिए कर ऑडिट में छूट सीमा को 2 गुना कर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। वाहनों के कुछ कलपुर्जों और सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया। आवंटन और सुधार बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया। जिन कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा: BPCL, IDBI बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंक तथा एक बीमा कंपनी शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। बजट में 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ आत्मनिर्भर स्वस्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।